नमस्कार। आज हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया था। इसमें इस युद्ध के कई कारण रहे थे। 1772 पहले हम इसके रीजन के बारे में जान लेते हैं कि ये वॉर हुआ क्यों था, किस कारण से हुआ था। इसको पहले हम जान लेते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना हो। हालांकि कल जब मैंने पूछा था, जब आपकी क्लास में पूछा गया था, सर पूछे थे मौसम सर, तो आप लोगों में से अधिकांश ने कहा डिटेल में, तो डिटेल में ही चलते हैं। 1772 में माधवराव का, जो उस समय का पेशवा हुआ करते थे, पेशवा माधवराव का निधन हो गया, वो मर गए और उसका छोटा भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा। लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव, जिसे राघोवा भी कहते थे, राघोवा या रघुनाथ राव, ये नारायण राव के अंकल थे, चाचा थे। उसने अगस्त 1773 को नारायण राव का वध कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। लेकिन नाना फडणवीस और उसके कई मराठा सरदार, नाना फडणवीस संभवतः आपने कभी सुना होगा झांसी की रानी के कथा में, उस कविता में, कि नाना के संग खेली थी, तो वही नाना की बात कर रहे हैं। नाना फडणवीस इनका पूरा नाम था, उसी नाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाना और कई दूसरे सरदार, मराठा सरदार राघोबा को पेशवा स्वीकार नहीं किए और वो गद्दी से उसको उतार देना चाहते थे। इसी बीच नाना फडणवीस ने 12 सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसे 12 भाई कहा गया, 12 भाई सभा, 12 ब्रदर असेंबली के नाम से जाना गया। और उसने शासन व्यवस्था, पेशवा की शासन व्यवस्था को यही लोग चलाना शुरू किए। हालांकि राघोबा पेशवा खुद को घोषित कर लिए थे, लेकिन जो सरदार थे उन लोगों ने इसे, राघोबा को अपना सरदार नहीं मानने के लिए तैयार थे। इसी बीच में अप्रैल 1774 को नारायण राव की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, उनको एक बेटा हुआ और इन लोगों ने, बाकी के सरदारों ने उसी व्यक्ति को, नारायण राव के बेटा को, नवजात बेटे को अपना पेशवा घोषित किया, जो माधवराव कहलाए। माधवराव सेकेंड। नारायण राव के दूसरे बेटे को माधवराव सेकेंड के नाम से जाना गया और वो पेशवा के रूप में उनको स्वीकार कर लिया गया। राघोबा अपने स्तर से कई तरह के प्रयास करता रहा, लेकिन वो असफल रहा और अंततः बम्बई को भाग गया और उसने वहाँ पे अंग्रेज़ कंपनी से हेल्प मांगा और उसने ये भी वचन दिया कि यदि आप हमें हेल्प करते हैं तो हम आपको कुछ भाग अपने साम्राज्य का दे देंगे और उसका स्थायी मालिक बना देंगे। अंग्रेज और राघोबा के बीच 1775 में सूरत की ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत। इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने राघोबा को पेशवा बनाने का वचन दिया और कहा कि हम आपके साथ युद्ध में लड़ेंगे और आपको पेशवा बनाएंगे। लेकिन राघोबा ने भी अंग्रेज़ों को सालसेट, कुछ क्षेत्र था जो पेशवा के अंदर था, सालसेट, बसीन, ऐसे ही कुछ क्षेत्र था जिसे राघोबा ने अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया। देखिए, कोई भी युद्ध होता है, खास कि कोई भी घटना घटता है, तो वो अचानक से नहीं होता है, कोई एक दिन में ही वो नहीं हो जाता है, बल्कि उसके पीछे कई दिनों का कारण होता है। तो अभी आपने जाना कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ, वो आपको 1774 से स्टार्ट करना पड़ा और 1775 तक आना पड़ा। 3 साल पहले तक की ये घटना है, लेकिन इससे पहले भी कई घटनाएं घटी थी जो इस युद्ध का कारण बना था। अब युद्ध के किस तरीके से हुआ उसकी चर्चा करते हैं। युद्ध घरास के मैदान में हुआ था।
घड़ास। राघोवा की सहायता के लिए बंबई से अंग्रेजों ने कर्नल कीटिंग को आर्मी चीफ के रूप में भेजा, और एक अंग्रेजी सेना इंग्लिश आर्मी को पूना के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए भेजा। राघोवा और अंग्रेज की सेनाओं ने घरास नामक स्थान पर मराठों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और उस युद्ध में राघोवा और अंग्रेजों की विजय हुई। दोनों ने आगे बढ़कर सालसेट पर अधिकार कर लिया, और इस तरह से युद्ध की समाप्ति हुई एक संधि के साथ, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि कहते हैं। जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को सूरत संधि का पता चला तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया था, जो राघोवा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। वो एक गुप्त संधि था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के प्रतिनिधि कर्नल अपटन को पूना दरबार में संधि के लिए भेजा गया, और उन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। इस संधि में सालसेट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अंग्रेजों ने राघोवा की सहायता करने का वचन दिया कि हम आपको आगे भी भविष्य में ऐसे ही आपको सहायता देते रहेंगे। पेशवा सरकार ने राघोवा को 25,000 रुपये मासिक देने का वचन स्वीकार किया। और 12 भाई सभा को पेशवा माधवराव द्वितीय की वैध संरक्षिका प्रतिनिधि मंडल के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि इस युद्ध के बाद राघोवा को पेशवा नहीं बनाया गया, बल्कि माधवराव सेकेंड ही पेशवा बने रहे, लेकिन राघोवा को सिर्फ 25,000 रुपया पर मंथ देने का वचन दिया गया। लेकिन यह संधि भी कारगर सिद्ध नहीं हुई, और क्योंकि लंदन में जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन लोगों ने इस संधि को अमान्य करार दे दिया, और फिर काफ़ी घटनाएं हुई। अब हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये 1802 एडी से 1804 एडी तक चला, लगभग 2 साल तक चला। यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था, जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत के जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को काफ़ी एक्सपेंड करने की सोच रहे थे। उसी कारण यह युद्ध हुआ। वेलेस्ली ने मराठों के अधिकांश पार्ट पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिससे मराठा और अंग्रेजों के बीच लड़ना जरूरी हो गया था, और मराठों ने इसका विरोध किया और अंततः लड़ाई हुई। इसी युद्ध के ठीक पहले एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ बसीन। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकेंड के बीच 1802 में बसीन की संधि हुई थी। बसीन का ट्रीटी हुआ। इस ट्रीटी में मराठों के लिए बहुत अपमानजनक बातें थीं, क्योंकि बसीन की संधि से पेशवा अंग्रेज के प्रभाव में आ गया था, और पेशवा के ऊपर अंग्रेजों का प्रभुत्व, या कह लें अंग्रेजों के अंदर ही पेशवा काम करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि पेशवा मराठा संघ का प्रधान था, क्योंकि पूरे जितने भी मराठा थे उसके पूरे बॉस, या कह लें कि सर्वे सर्वा मराठा ही थे। इसलिए उसके अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाने का अर्थ यह था कि सभी मराठा सरदार भी अंग्रेजों के ही अंदर थे, और मराठा सरदारों का जो इंडिपेंडेंसी थी वो खतरे में थी, जिसके कारण युद्ध होना अनिवार्य हो गया था, और उस युद्ध को टाला नहीं जा सका। यह युद्ध टोटल 4 मंथ ही चला। अगस्त
1803 एडी से दिसंबर 1803 एडी तक चला लड़ा गया था। इसमें मराठों के पास काफ़ी बड़ी सेना थी जो ट्रेंड आर्मी थी, लेकिन अंग्रेजों के पास सिर्फ 55,000 ही आर्मी था। इसी कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने, चूंकि उनके पास कम आर्मी था, इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने काफ़ी सोच विचार करके आक्रमण करने का सोचा। उसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत काम किया, जिसके कारण यह युद्ध बुंदेलखंड, उड़ीसा, दक्षिण और उत्तरी भारत में शुरू किया गया। साउथ में इंग्लिश आर्मी का लीडर वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली था। 12 अगस्त 1803 को 12 अगस्त 1803 को आर्थर वेलेस्ली ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वह आगे बढ़कर के भोंसले और सिंधिया के सेनाओं को हराया, जो औरंगाबाद के निकट असाई नामक स्थान पर लड़ा गया था। असाई में भयंकर युद्ध हुआ और इसमें लगभग 1500 अंग्रेज सैनिक भी मारे गए थे। असाई के बाद भोंसले की सेना को अड़गांव, एक स्थान है, अड़गांव नामक स्थान पर काफ़ी बुरी तरीके से अंग्रेजों ने हराया था। इसके बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर भी अधिकार कर लिया और अंत में मराठा सरदार रघुजी भोंसले को अंग्रेजों से देवगांव की संधि करनी पड़ी थी। मराठों के सरदार रघुजी भोंसले इनको देवगांव की संधि करनी पड़ी थी। यह सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था। फिर दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी युद्ध अंग्रेजों के ही पक्ष में रहा था। नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड लेक कानपुर से होकर अलीगढ़ पर अपना कब्जा करने में सफल हो गए थे। वो नॉर्थ इंडिया में कानपुर पर अधिकार किया, फिर बाद में अलीगढ़ पर अधिकार किया और सितंबर 1803 में सिंधिया की सेनाओं को भी हरा करके दिल्ली पर अधिकार करके 83 ईयर के एक अंग्रेज आर्मी के मेंबर थे जिनका नाम होम था। इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। लॉर्ड लेके ने दिल्ली के बाद अक्टूबर 1803 में आगरा में भी अपना अधिकार जमा लिया था। पहले दिल्ली को जीता, फिर आगरा को जीता और अंततः यह लड़ाई अलवर के निकट लसवाड़ी नामक स्थान पर नवंबर 1803 में खत्म हो गया। इस स्थान पर हालांकि मराठे पराजित हुए, लेकिन ये बड़ी वीरता से लड़े। हालांकि लड़ाई में ये देखा नहीं जाता है कि वीरता से कितना लड़े, बल्कि जीत हार ही मायने रखती है। तो इस अलवर नामक स्थान पर मराठे बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन वे स्वयं को बचाने से और पराजित होने से रोक नहीं सके। और इस तरह से यह युद्ध का अंत हुआ और अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे या समझेंगे। ये 1804 से 1806 तक चला था। कुछ ही दिनों में के बाद फिर कुछ ऐसा घटा कि मराठों के साथ अंग्रेजों का लड़ाई फिर से होना लाजमी हो गया था। इसके कुछ कारण था। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजी कंपनी को भारत में सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। वो अपने इस प्लान के तहत काम भी कर रहा था और इसी प्लान के तहत उसने मैसूर के टीपू सुल्तान, भोंसले और सिंधिया जैसे कुछ क्षेत्रीय शासकों से युद्ध भी किया। लेकिन मराठा सरदार होलकर अभी भी इंडिपेंडेंट था, वो स्वतंत्र था होलकर,
जिससे वेलेजली की अभी की जो इच्छा थी, जो प्लान था, वो पूरा नहीं हो रहा था। अतः वेलेजली ने होल्कर से युद्ध करने का प्लान किया और फिर युद्ध स्टार्ट हुआ। इसके दूसरा कारण ये था कि जब सेकेंड जब सेकेंड मराठा एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, तो उसके बाद भोंसले और सिंधिया से की जो संधि की गई थी, उसमें कई कठोर नियम भी था, शर्तें भी थी, जो भोंसले को और सिंधिया को उस प्रदेश से, जिस प्रदेश में भोसले और सिंधिया रह रहे थे, जिन पर उनका अधिकार था, उससे अलग करते थे। और इसी कारण से होल्कर के मन में और होल्कर के सोच में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी बुरा भावनाएं बनी हुई थी। और उसने एक बार सोचा कि चलो युद्ध करके देखते हैं, हम भी इससे लड़ के देखते हैं क्या होता है। और अंततः युद्ध हुआ। जो जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि मराठा सरदार होल्कर ने अंग्रेजों के जो फ्रेंड रूलर था, जयपुर के राजा के प्रदेशों में काफ़ी लूटमार मचाया, जिसके बाद अंग्रेज उससे काफ़ी असंतुष्ट हुए और काफ़ी गुस्सा भी हुए। इसके साथ साथ होल्कर ने अपने पास 3 अंग्रेज अधिकारियों को मृत्युदंड दे दिया जो उनके पास था। इस पर अंग्रेजों का क्रोध और भी बढ़ गया और दोनों पक्ष में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की कुछ घटनाएं कुछ इस प्रकार से है। अंग्रेज अप्रैल 1804 804 ईस्वी में होल्कर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया और 2-3 सेनाएं 3 ओर से घेरने के लिए भेजा। हम यहां देखते हैं, साउथ से आर्थर वेलेजली को भेजा। ये आर्थर वेलेजली लॉर्ड वेलेजली के भाई थे। नॉर्थ से लॉर्ड डेक गए और गुजरात से मालसेन को सेना लेकर होल्कर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ये 3 तरह से होल्कर पर आक्रमण करने का प्लान बनाया लॉर्ड वेलेजली ने। तीनों सेनाओं के मिलने के पहले ही होल्कर ने आक्रमण करके मुकुंद नामक दर्रे के निकट होने वाले युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया था। इसके बाद इससे उत्साहित होकर के होल्कर ने दिल्ली पर अधिकार करने का प्लान बनाया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। और नवंबर 1804 में वह डीग और फर्रुखाबाद नामक स्थान पर लॉर्ड लेक की सेना के द्वारा हार गया। इस समय भरतपुर का शासक भी होल्कर का साथ दे रहा था। लॉर्ड लेक ने भरतपुर के दुर्ग को जीतने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह बार बार चाह करके भी उसे जीत नहीं पाया था। जिसके बाद कंपनी के जो डायरेक्टर थे वे काफ़ी डर गए और अंततः वेलेजली को तुरंत इंग्लैंड वापस बुला लिया ताकि स्थिति गड़बड़ ना हो जाए। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाकर भेजा गया। और इस तरह से जुलाई 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में गवर्नर पद को संभाला। फिर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उसने मराठों के साथ संधि की। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय 67 साल के थे और उसे वेलेजली की आक्रामक जो नीति थी उसकी जगह शांतिपूर्ण संधि करने का उसने सोचा कि हम सही तरीके से रहें और आक्रामक नहीं हो, धीरे धीरे कदम उठाएं और धीरे धीरे इन्हें अपने कब्जे में ले। और इसीलिए उसने अपने पद को संभालते ही मराठों के साथ समझौता किया और होल्कर और सिंधिया से किसी भी कीमत पर संधि करने का सोचा। और इस तरह से एक युद्ध खत्म हुआ। ये था थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध था। अब हम लास्ट की बात करते हैं, हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है और 4 से 5 मिनट लगेगा। फोर्थ एंग्लो मराठा वार। इस युद्ध के बाद मराठों
की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और मराठों का पतन हो गया। जब फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उस समय मराठा के पेशवा पेशवा बाजीराव सेकेंड थे, जो पेशवा के सबसे जो पेशवा के सर्वेसर्वा थे। अंग्रेजों की दवा और जो उनका जो अपमानजनक ट्रीटी था उससे मराठा सरदार काफ़ी असंतुष्ट थे और अंत में तंग आकर के पेशवा बाजीराव सेकंड ने अप्पा साहब भोसले और मल्हार राव होलकर सेकंड ने एक साथ मिलकर के 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का सोचा। ब्रिटिश रेजिडेंट एलिफिंस्टन पर पेशवा बाजीराव ने पहले आक्रमण किया, जो तब ब्रिटिश रेजिडेंट एलिफिंस्टन वहां से भाग गए, लेकिन वह दोबारा जनरल स्मिथ की सहायता से 12 नवंबर 1817 ईस्वी को पुनः पर अधिकार कर लिया। पेशवा दक्षिण की ओर भाग गया, लेकिन जनरल स्मिथ ने उसका पीछा किया और अंत में पेशवा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसके साथ काफ़ी कठोर बर्ताव किया और पेशवा की 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर उसका पूरा जो साम्राज्य था अपने कब्जे में कर लिया और प्रत्येक साल 8 लाख रुपया पेंशन देने की शर्त रखी। पेशवा के एक मंत्री थे जिनका नाम त्रयंबक राव था, उनको आजीवन कारावास का दंड दिया गया और इस तरीके से काफ़ी कठोरतापूर्ण तरीके से अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बर्ताव किया। फिर दूसरी बार इसी लड़ाई के बीच जो भोसले साहब थे, अप्पा साहब भोसले, उनके साथ हेस्टिंग्स ने युद्ध करने का प्रयास निश्चय किया और भोसले पहले ही जबरदस्ती लादी गई संधियों से काफ़ी असंतुष्ट थे। अतः उसने उस संधि के विरोध करना शुरू किया और पेशवा की भांति रेजिडेंसी पर काफ़ी जोरदार आक्रमण किया, लेकिन अगले ही दिन उसे सीतावर्डी नामक स्थान पर अंग्रेजों ने हरा दिया और कुछ दिनों के बाद नागपुर के एक अन्य दूसरे युद्ध में उसकी अप्पा साहब भोसले की सेना काफ़ी बुरी तरीके से पराजित हुई और अंततः भोसले निराश होकर पंजाब की तरफ भाग गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजस्थान में के किसी स्थान पर भोसले की मृत्यु हो गई, अप्पा साहब भोसले की मृत्यु हो गई और इस तरह से अप्पा साहब भोसले का अंत हो गया। और इसमें तीसरे सेना के रूप में शामिल थे होलकर के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया। जब पेशवा और अप्पा साहब भोसले से अंग्रेज निपट गए तो उसने होलकर से निपटने का सोचा। मल्हार राव होलकर उस समय छोटा था, कह सकते हैं कि वो टीनेजर्स में भी नहीं था, अवयस्क था। उसके सैनिक अधिकारियों ने जब पेशवा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का समाचार सुना तो उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। होलकर के सेना और मराठा सरदारों को सहयोग देने के सोच से वे दक्षिण की ओर गए, लेकिन सर जॉन मैकलम की आर्मी ने उन्हें महिदपुर नामक स्थान पर रोक लिया और बुरी तरीके से हराया। इस हार के बाद होलकर के सैनिक अधिकारी को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी और 1818 ईस्वी में मंदसौर नामक स्थान पर दोनों ओर से एक संधि की गई। मंदसौर नाम याद रखिएगा, 1824 में। और इस संधि के साथ ही राजपूत राज्यों और अमीर खां पठान के राज्य पर अपना दबाव त्यागना पड़ा मराठों को और सतपुड़ा के दक्षिण का अपना पूरा भाग कंपनी को देना पड़ा। इसके अलावा अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी रखना स्वीकार करना पड़ा होलकर को और इस तरीके से एक साथ 3 मराठा सरदारों की सेना के हार के साथ ही
मराठों का पतन भी आरंभ हो गया। ये तीन सेना थे, पेशवा, होलकर और भोंसले की सेना। ये तीनों सेना चौथे फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर में इन सबको पराजित होना पड़ा था। ये हमारा एंग्लो मराठा वॉर का पूरा समरी था। धन्यवाद।